जय हिंद दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में आज हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को डबल प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित अन्य वीडियो की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं हम उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन को हम अध्ययन की दृष्टि से 4 वर्गों में वर्गीकृत करके बड़ी ही आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसमें हम पशुपालन, कृषि, शिल्प व्यवसाय और व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो उत्तर वैदिक काल में बात करें दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया, इससे आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया। ठीक, लेकिन यदि हम ऋग्वैदिक काल की बात करें दोस्तों, तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जीवन जो था अस्थायी था, जिसके कारण ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वह जनजातीय अर्थव्यवस्था थी। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में क्या आ गया? स्थायित्व आ गया, जिसके कारण आर्थिक जीवन में क्या आने लगे? परिवर्तन आने लगे। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में भागदुद और संग्रहीता नामक 2 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें इस बात का संकेत मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली का विकास हो चुका था। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो भागदुद नामक अधिकारी था यह कर संग्रह करता था, अर्थात कर वसूलने वाला था। और संग्रहीता नामक जो अधिकारी था दोस्तों, यह राजकीय कोष की देखरेख करने वाला होता था। ठीक है दोस्तों, तो भागदुद और संग्रहीता इन अधिकारियों की उपस्थिति नियमित कर प्रणाली का संकेत करते हैं। ठीक, चलिए देख भी लेते हैं दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में कौन सा कर था जो नियमित रूप से लिया जाता था। तो दोस्तों, वह कर था वली, उसी को क्या कहा जाता था? भाग। ठीक, तो यह उत्तर वैदिक कालीन नियमित कर था, जो कि उपज का 1/6वां भाग होता था। लेकिन दोस्तों, यदि हम बात करें कि ऋग्वैदिक काल में जो वली नामक कर था यह एक स्वैच्छिक कर हुआ करता था, लेकिन कब? ऋग्वैदिक काल में। ठीक, जो कि राजा को उपहार स्वरूप प्रदान किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह बलि नामक कर नियमित कर हो गया, जो कि उपज का 1/6वां भाग होता था। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में नियमित कर हो गया बलि नामक कर, जो कि उपज का 1/6वां भाग होता था। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं हम कृषि। तो कृषि की बात करें दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्वता बढ़ गई। कृषि क्या बन गया? प्रथम पेशा बन गया, जबकि ऋग्वैदिक काल में कृषि द्वितीयक पेशा था। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, उसके बाद कृषि को महत्व दिया जाता था। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का जीवन था वह अस्थायी था, इसलिए वहाँ पर पशुपालन को प्रथम पेशा माना जाता था और कृषि को द्वितीयक पेशा माना जाता था। ठीक, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ दोस्तों? आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया, जिसके कारण कृषि की महत्वता बढ़ गई और है प्रथम पेशा बन गया। और इसके साथ दूसरा कारण भी है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में हमने लोहे के उपकरणों का उपयोग शुरू कर दिया था, जबकि ऋग्वैदिक काल में हम लोहे के उपकरणों का उपयोग नहीं कर रहे थे। ठीक, तो लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई, जिसके कारण हम ढेर सारी फसलों का उत्पादन करने लगे। ऋग्वैदिक काल में केवल हम जौ नामक फसल का उत्पादन करते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में हम जौ, धान, अलसी, उड़द, ईख, बहुत सारी फसलों का उत्पादन करने लगे थे। ठीक, तो ये 2 कारण थे जिसके कारण उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्वता बढ़ गई। पहली, आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया, दूसरी, लोहे के उपकरणों के प्रयोग से। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं कि लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई। ठीक, कृषि के क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई। ठीक, तो लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई और लोहे के उपकरणों के उपयोग से कृषि के क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, यजुर्वेद में लोहे को श्यामयस एवं कृष्णयस कहा गया है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, अंतरजी खेड़ा कहाँ पर है? एटा जिला में है। यहाँ पर जो है पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं।
तो कृषि से संबंधित पहली बार लोहे उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक, जैसे वो चारों क्रियाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, पहले हम करते हैं जुताई, फिर करते हैं बुवाई, फिर करते हैं कटाई, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मड़ाई। ठीक, तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में उन्हें अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, जैसे जुताई को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था, कर्षण, बुआई को कहा जाता था बपन, कटाई को कहा जाता था लुनन और मड़ाई को कहा जाता था मिड़न। ठीक, तो इन चारों क्रियाओं का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का उल्लेख मिलता है। ठीक, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, कृषि की रक्षा के लिए मंत्र कहाँ रचे गए हैं या किस वेद में रचे गए हैं, तो कृषि की रक्षा के लिए मंत्र अथर्ववेद में रचे गए हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, किस वेद में कहा गया है कि सर्वप्रथम पृथ्वीवैन्य ने खेती करना प्रारंभ किया था, तो यह कहा गया है अथर्ववेद में। क्या कहा गया है अथर्ववेद में, कि सर्वप्रथम पृथ्वीवैन्य ने खेती करना प्रारंभ किया था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, कृषि का कृष्टि के रूप में 33 बार उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। ठीक, ऋग्वेद में कृषि का कृष्टि के रूप में 33 बार उल्लेख मिलता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, ऋग्वेद में ही बताया गया है कि हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सबसे पहले अश्विनियों द्वारा दी गई थी। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करें, उत्तर वैदिक काल में एक शब्द मिलता है उर्दर। ठीक, तो उर्दर का जो अर्थ है वह है अन्न मापक यंत्र। तो अन्न मापक यंत्र को क्या कहा जाता था, उर्दर कहा जाता था। ठीक, इसके बाद एक शब्द मिलता है दोस्तों स्थिवी। ठीक, तो स्थिवी की बात करें दोस्तों, तो स्थिवी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था, तो स्थिवी शब्द का उपयोग अन्न को सुरक्षित रखने वाले कमरे के लिए किया जाता था। ठीक, तो अन्न जहां सुरक्षा हेतु रखा जाता था उस कोठे या कमरे को क्या कहा जाता था, स्थिवी कहा जाता था। ठीक, तो अन्न की सुरक्षा वाला कमरा क्या कहलाता था, स्थिवी कहलाता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में सिंचाई हेतु नदी, नालों, सोतों, वर्षा का जल एवं कूप या कुएं का उपयोग किया जाता था। ठीक, जिसमें से दोस्तों हम बात करें स्वयं जना, एक शब्द का उल्लेख मिलता है स्वयं जना। ठीक, तो नदी, नालों, सोतों और वर्षा के जल को क्या कहा जाता था, स्वयं जना कहा जाता था। ऐसे ही दोस्तों कूप या कुओं के जल को उत्तर वैदिक काल में ऊवत कहा जाता था। ठीक, तो नदी, नालों, सोतों और वर्षा के जल को उत्तर वैदिक काल में स्वयं जना कहा जाता था, जबकि कूप या कुओं के जल को उत्तर वैदिक काल में ऊवत कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, इस काल में अनेक अनाजों की खेती की जाने लगी थी। जैसे हम बात करें यौ अर्थात जौ की खेती तो ऋग्वैदिक काल में भी की जाती थी और उत्तर वैदिक काल में भी की जाती थी। लेकिन इसके बाद की बात करें अनाजों की, तो उत्तर वैदिक काल में गोधूम की खेती होने लगी अर्थात गेहूं, ब्राही या उसी को बोलते हैं साली अर्थात धान की खेती की जाने लगी, सारिसा का अर्थात सरसों की खेती की जाने लगी, उम्म अर्थात अलसी की खेती की जाने लगी, तिल अर्थात तिल की खेती की जाने लगी, मास अर्थात उड़द की खेती की जाने लगी। इसके बाद हम बात करें इक्षु अर्थात ईख की खेती की जाने लगी। ठीक, इस काल अर्थात उत्तर वैदिक काल में धान प्रमुख फसल बन गई थी। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, इस काल में आर्य लोग स्थायी रूप से ग्रामों और नगरों में बसने लगे थे। कृषि, पशुपालन और शिल्पों के माध्यम से जीविकोपार्जन करने लगे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कृषि। चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पशुपालन। तो उत्तर वैदिक काल में भी पशुपालन की महत्ता
बनी रही। ठीक, ऋग्वैदिक काल के समान उत्तर वैदिक काल में भी पशुपालन की महत्ता बनी रही, लेकिन दोस्तों ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य पेशा था, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रथम पेशा हो गया या कृषि मुख्य पेशा हो गया। ठीक, चलिए, जैसे ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण पशु गाय थी, ऐसे ही उत्तर वैदिक काल में भी महत्वपूर्ण पशु क्या थी, गाय ही थी। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, गौवध करने वाले को मृत्युदंड का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। ठीक, या फिर गौवध करने वाले को मृत्युदंड का विधान कहाँ पर किया गया था, तो अथर्ववेद में किया गया था। ठीक, इसके बाद हम बात करें कि इस काल में हाथी को पालतू बना लिया गया। ठीक, तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो हाथी से परिचित तो थे, लेकिन वहाँ पर आर्यों ने हाथी को पालतू नहीं बनाया था। हाथी को पालतू कब बनाया गया, उत्तर वैदिक काल में। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल में आर्य हाथी से परिचित थे, लेकिन हाथी को पालतू उत्तर वैदिक काल में बना लिया गया। ठीक, इसके बाद हम बात करें, एक शब्द मिलता है हस्तिप अर्थात महावत, जिसको क्या बोलते हैं, महावत, जो कि हाथी की देखरेख करने वाला होता था। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों वैदिक कालीन पशु पक्षी की बात कर लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों गाय को वैदिक काल में क्या कहा जाता था, अगन्या। वृषभ को क्या कहा जाता था, ऋषभ। गधा को क्या कहा जाता था, गर्दभ। ऊंट को क्या कहा जाता था, उष्ट्र। चलिए, इसके बाद सारमेय, कुतिया को क्या कहा जाता था दोस्तों, वैदिक काल में शारमेय कहा जाता था। भैंस को महिष कहा जाता था। बकरी को अंजा कहा जाता था। इसके बाद हम बात करें तो भेड़ को अभी कहा जाता था और पक्षी को वायप्य कहा जाता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, वैदिक काल में पालतू पशु को ग्राम्य कहा जाता था और जंगली पशु को आरण्य कहा जाता था। ठीक, तो ये हो गया पशुपालन। इसके बाद हम बात करें शिल्प व्यवसाय। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल के व्यवसायों का उल्लेख दोस्तों हमें वात्स्ययनी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल के व्यवसायों का उल्लेख वात्स्ययनी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक, ऋग्वैदिक काल में जो व्यवसाय प्रचलित थे उनका तो प्रचलन रहा ही, साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में नए व्यवसाय भी प्रचलित हुए। ठीक, तो ऋग्वैदिक व्यवसाय तो प्रचलित रहे, लेकिन अनेक नए व्यवसाय भी प्रचलित हुए। ठीक, तो उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख व्यवसायों की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख व्यवसायी कौन कौन से थे उत्तर वैदिक कालीन, आइए देखते हैं। जैसे हम बात करें कुलाल, तो कुलाल कौन होता था, कुंभकार होता था। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में जो कुलाल नामक व्यवसायी होता था वो कौन होता था, कुंभकार होता था। ऐसे ही बिदलकर किसे कहा जाता था, तो बेंत से वस्तुओं का निर्माण करने वाला कौन कहलाता था, बिदलकर। ऐसी बात करें दोस्तों कंटकीकारी, तो बांस से वस्तुओं का निर्माण करने वाले को क्या कहा जाता था, कंटकीकारी कहा जाता था। ऐसी कपड़ा रंगने वाले को क्या कहा जाता था दोस्तों, राजत्री कहा जाता था। या फिर हम बात करें दोस्तों अयस्ताप अर्थात कौन होता था, धातु गलाने वाला होता था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, इस काल में 4 प्रकार के बर्तनों या फिर बोले मृद भांडों से परिचित थे। उत्तर वैदिक काल में आर्य 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे। वो 4 प्रकार के मृद भांड कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं हम। लाल रंग के मृद भांड सबसे पहले कौन से हैं, लाल रंग के मृद भांड। इसके बाद बात करें हम दोस्तों काले रंग के मृद भांड। इसके बाद बात करें चित्र धूसर मृद भांड। और चौथा नंबर है काले व लाल रंग के मिश्रित मृद भांड। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में आर्य 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों निष्क, जो कि उत्तर वैदिक काल में एक आभूषण था। अब यह एक मुद्रा निष्क जो था ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण था, जो कि उत्तर वैदिक काल में एक मुद्रा माना जाने लगा था। ठीक, तो निष्क की बात करें कि जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, अब अर्थात उत्तर वैदिक काल में एक मुद्रा माना जाने लगा। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में आर्य स्वर्ण और लोहे के अतिरिक्त टिन, तांबा, चांदी और सीसा से परिचित हो चुके थे। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों व्यापार। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल के व्यापारियों को दोस्तों वाणिक कहते थे। क्या कहते थे, वाणिक।
ठीक। तो उत्तर वैदिक काल के व्यापारियों को वाणिक कहा जाता था तथा इस काल में व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में ब्याज पर धन देने का व्यवसाय भी प्रचलित था जिसे कुशीदी कहा जाता था। ठीक। तो उत्तर वैदिक काल में ब्याज पर धन देने का व्यवसाय प्रचलित था जिसे कुशीदी कहा जाता था। ठीक। लेन देन का जो माध्यम था वह वस्तु विनिमय प्रणाली ही था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों लेन देन के लिए कुछ धातु खंडों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक। जैसे हम बात करें शतमान और कृष्णल, इन दो धातु खंडों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में लेन देन के लिए होने लगा था और इन्हें सिक्कों का प्रारंभिक रूप कहा जाता था। ठीक। तो सिक्कों का प्रारंभिक रूप किसे कहा जाता था? शतमान और कृष्णल को कहा जाता था। ठीक। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में यातायात के लिए जिन जिन साधनों का उपयोग किया जाता था वो कौन कौन से हैं? बैलगाड़ी है, रथ है और नाव है। अर्थात यातायात जल और थल दोनों मार्गों से किया जाता था। ठीक। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, यजुर्वेद में 100 चप्पुओं वाली नाव का उल्लेख मिलता है। ठीक। तो 100 चप्पुओं वाली नाव का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।